नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। परिचर्चा की नई कड़ी के साथ आज फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और हमेशा की तरह जो मेरा वादा रहता है कि एक से बढ़कर एक विषय पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और देश के प्रकांड विद्वानों के साथ, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने नए नए आयाम को तलाशने की कोशिश करते हैं और पायदान हम एक एक बढ़ रहे हैं। आज 136वें पायदान पर हम हैं, यानी कि 136वीं कड़ी। 2.5 साल से निर्बाध इस कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं आप सभी के प्यार, दुलार और आशीर्वाद की बदौलत। ईश्वर की अनुकंपा रही है और आप सभी का साथ रहा है, इसलिए 136वीं कड़ी लेकर आज एक बार फिर वैभवी हाजिर है। आज भी एक महत्वपूर्ण विषय पर देश के जाने माने वक्ताओं के साथ, विद्वान वक्ताओं के साथ, मैं ऐसा कह सकती हूँ, क्योंकि साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत अगर कोई व्यक्तित्व हमारे पटल की शोभा बढ़ाते हैं, पटल पर आते हैं अपने विचार, अपने वक्तव्य देने के लिए, तो आप समझिए कि हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का जो कद है वो काफी ऊंचा हो चुका है। बड़े बड़े समीक्षक, बड़े बड़े व्यंग्यकार आज आज अद्भुत नज़ारा आप सभी को देखने को मिलेगा। आज पटल की शोभा बढ़ा रहे हैं एक से बढ़कर एक विद्वान विदुषी वक्ता आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में, और जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने आए हैं वो है पुस्तक समीक्षा की आवश्यकता और महत्व। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? पुस्तक समीक्षा यदि हम ना करें तो उस पुस्तक के बारे में, उस लेखक के मनस्थिति के बारे में, या उस लेखक ने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को, देश को या अपने अंतर्मन को किस प्रकार बाहर निकालने की कोशिश की है, देश को क्या देना चाहते हैं, उन तमाम बातों की एक समीक्षा होती है। लेकिन हमारे साथ समालोचक भी मौजूद हैं, तो समीक्षा सकारात्मक होती है, या चूंकि कहते हैं अर्थशास्त्र में एक बड़ी बात कही है कि जो आलोचना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आलोचना नहीं होगी तो नए नए आविष्कार नहीं होंगे। तो आलोचना आविष्कार की जननी है, एक तरह से मैं कह सकती हूँ। तो समीक्षाएं बहुत ज़रूरी हैं हमारी पुस्तकों की और उन तमाम लेखकों के लेखनी के बारे में, ताकि बारीकी से हम उन चीज़ों के बारे में जान सकें और एक उत्साह होता है पढ़ने के लिए, और समीक्षक का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो समीक्षा के बारे में हम बात करते हैं और परिचय देना चाहती हूँ एक एक करके। मैं तमाम जो हमारे विद्वान वक्ता इस वक्त हम पटल के उस पार मौजूद हैं उन्हें हम पटल पर शोभायमान करते हैं। बहुत लंबा, बहुत बड़ा उनका व्यक्तित्व और बहुत बड़ा उनका परिचय है, लेकिन मैं यहाँ संक्षिप्त परिचय दूंगी। इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग चुकी हूँ, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, उनकी बातें सुननी है हमें। हमारे साथ BL आच्छा जी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये भोपाल के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत है। आप सेवानिवृत्त हैं, प्राध्यापक हिंदी विभाग में अध्यापन किया आपने 43 वर्ष, और बहुत सारी प्रकाशित पुस्तकें आपकी हैं। व्यंग्य की अगर बात करूं तो आस्था के बैंगन मैं भी पढ़ना चाहूँगी। आस्था के बैंगन, पिताजी का डैडी संस्करण, मेघदूत का टी ए बिल, क्षमा चाहती हूँ। और आलोचना की बात करूँ तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास जल टूटता हुआ की पहचान, रामदरस मिश्र का उपन्यास, और सृजनात्मक भाषा और आलोचना, ये सब तमाम उनके कार्य हैं जिनके बारे में मैं बता रही हूँ। और बाकी तो आप जब उनके वक्तव्य सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने विद्वान व्यक्तित्व के धनी हैं और आज हमारे पटल की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। अगर पुरस्कार की मैं बात करूँ, सबसे लघु कथा समालोचना सम्मान आपको प्राप्त है क्षितिज साहित्य संस्था इंदौर द्वारा। शताब्दी सम्मान श्री मध्य भारत आपको प्राप्त है, और हिंदी साहित्य समिति इंदौर द्वारा साहित्य गरिमा समिति सम्मान, आचार्य कृष्णदत्त स्मृति व्यंग
विधा सम्मान, हैदराबाद आचार्य जगदीश चंद्र मिश्र स्मृति सम्मान, लघु कथा समालोचक सम्मान, इतने सारे सम्मान से सम्मानित हैं और बहुत सारी उपलब्धियां आपकी, और आकाशवाणी, दूरदर्शन, हर जगह, और दैनिक भास्कर, अमर उजाला, बहुत सारे अखबारों में आपकी आलोचनाएं, आपके विचार, आपकी लघु कथा, आपके संस्मरण छपते रहे हैं। और मैं क्या कहूँ, मैं आपका परिचय मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आपका परिचय देते हुए, लेकिन समय अभाव है इसलिए बहुत बड़ा परिचय आपका नहीं दूंगी। लेकिन मैं दिल से आपके लिए, हम सब आभारी हैं कि आपने अपना समय दिया हिंदी साहित्य संस्थान को। सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। हमारे साथ दूसरे वक्ता के रूप में एक और सबसे अच्छी बात यह है कि आज दो ऐसे वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको आप पहली बार सुनेंगे हिंदी साहित्य के पटल पर। तो मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि हम हमेशा कहते हैं ना, नायाब हीरे तलाशते रहते हैं। तो हमारे जो पिटारी है उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात एकत्रित हो चुके हैं। हमारे साथ उज्जैन से ही डॉक्टर अरुण वर्मा जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। और आपने MA PhD किया हुआ है और आपने मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग में 37 वर्ष कार्य किया है। उसके बाद आपने प्रोफेसर एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग माधव कॉलेज उज्जैन से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। संस्कृति मनीषी, इतिहासकार, पुराविद, विश्व नागरिक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय एवं संस्कृत मनीषी आचार्य श्रीनिवास रथ के योग्य शिष्य एवं डॉक्टर उपाध्याय पर शोध कार्य किया है आपने। और विगत 50 वर्षों से आप अभा कालिदास समारोह उज्जैन के संयोजक के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कालिदास अकादमी उज्जैन की पत्रिका वृत्तांत का संपादन आपने 2006 से निरंतर किया है। उसके अलावा शताब्दी माधविका का संपादन आपने किया है 1998 में। आपका भी बहुत बड़ा परिचय है, आकाशवाणी दूरदर्शन में आपके आलेख और वक्तव्य लगातार आते रहे हैं, कई साक्षात्कार आपके हुए हैं, बहुत बड़ा परिचय है। लेकिन मैं इतना ही परिचय आपका दे पाऊंगी क्योंकि आपके वक्तव्य हमें सुनने हैं। और कुछ और बात अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो साहित्य अकादमी, रविंद्र भवन, नई दिल्ली व्याख्यान की प्रस्तुति आपने की है साहित्य अकादमी नई दिल्ली में। उसके अलावा आपको देवी प्रसाद मौर्य सम्मान जलेस से इंदौर में सम्मानित किया गया 2022 में। मध्य प्रदेश लेखक संघ का समालोचना सम्मान 2016। यानी कि अगर मैं इतने सम्मानों की और बाकी आपके जो परिचय है उसके बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि आज के वक्ता के रूप में अगर चुनाव किया गया है तो बिल्कुल हमने सही किया है, क्योंकि आज के विषय के अनुरूप आप सभी के कार्य हैं। तो डॉक्टर अरुण, आपका बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। आभार आपका, धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत बड़ा आप सभी को नहीं दे पा रही हूँ। उसके अलावा हमारे साथ साधना जी हैं, डॉक्टर साधना बलवटे। वो पहले भी परिचर्चा में आ चुकी हैं। साधना जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप भी प्रसिद्ध लेखिका हैं, आप समालोचक हैं और बहुत अच्छी वक्ता भी हैं। आपका परिचय है कि आप निराला सृजन पीठ मध्य प्रदेश शासन संस्कृति परिषद की निदेशक हैं। उसके अलावा भी आपका बहुत बड़ा परिचय है, आपने PhD किया है विषय शरद जोशी का व्यंग्य साहित्य एक अध्ययन से, और राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय साहित्य परिषद की आप रही हैं। आपने दायित्व का निर्वहन किया है। निदेशक निराला सृजन पीठ मध्य प्रदेश शासन संस्कृति परिषद। प्रकाशित पुस्तकें आपकी रही हैं शरद जोशी व्यंग्य के आर पार, नीर क्षीर, प्रयत्नरत हूँ और न काहू से दोस्ती हमारा सबसे बैर। ये आपका व्यंग्य संग्रह है। और व्यंग्य की एक दिलचस्प बात होती है, बात तो बहुत कर लेते हैं लेकिन हर चीज में व्यंग्य निकालना व्यंग्यकार की एक खास बात होती है। मुझे लगता है कि यदि समाज में व्यंग्यकार ना हो तो समाज का अस्तित्व कहीं
धूमिल न पड़ जाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नमस्कार। आवाज आपको स्पष्ट सुनाई दे रही है या इको हो रही है? आप मुझे एक बार आपकी बता आवाज थोड़ा इको हो रही है। ठीक है, 2 मिनट। मुझे लगता है अब आवाज ठीक है। अभी भी दिक्कत है शायद कुछ। चलिए कोई नहीं, इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। और आप सभी का विशेषाधिकार हिंदी साहित्य की ओर से, क्योंकि आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया है। और हमारे पटल के उस पार हमारे पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं और डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। आभार व्यक्त करती हूँ खूबसूरत वक्ताओं के लिए और इतना सुंदर विषय सिखाने के लिए। बहुत आभार है सर। मुझे लगता है मेरी आवाज बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रही है, तो मैं सीधे सीधे आज की परिचर्चा पर आती हूँ। साधना जी, मैं कार्यक्रम, चूंकि महिला शक्ति के रूप में आप आज आमंत्रित हैं यहाँ पर और 2 पुरुष हैं, इसमें भी कोई ना कोई व्यंग है। खैर, उस व्यंग पर हम नहीं जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो विषय हमने चुना है, सबसे पहले विषय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी पुस्तक के लिए अगर आप उसकी समीक्षा नहीं करते, आप उसको पाठक तक पहुंचाने का एक कार्य करते हैं समीक्षा के रूप में। एक समीक्षा, अगर मैं इस विषय के बारे में आपसे बात करूं कि पुस्तक की समीक्षा और की आवश्यकता क्यों है और इस आवश्यकता का महत्व क्या है हमारे समाज में, उन पाठकों के लिए, उन वक्ताओं के लिए या उन लेखकों के लिए, तो आप क्या कहेंगे? आपका स्वागत। नमस्कार, आपने मुझे आमंत्रित किया है सबसे पहले। और आपने कहा कि 2 पुरुष और 1 महिला है, लेकिन हम 2 ही महिलाएं हैं इस मंच पर और 2 ही पुरुष हैं, इसलिए हम 50-50 हैं। सही है। आप बिल्कुल चिंता न करें, तो हम बिल्कुल बराबरी से हैं। मुझे लगता है बाकी माइक बंद होंगे तो आवाज ठीक हो जाएगी क्या? जी शायद। मैंने तो बंद कर रखा है। आप सर, आप भी बंद कर दीजिए। अरुण सर, आप भी। हाँ, मुझे लगता है अब आवाज आ रही होगी सबको, है ना? आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, वो जब दूसरा एक माइक चालू रहता है तो डिस्टरबेंस आता है। यही हमारे समाज की, हमारे पुस्तकों की, जब बहुत सारा हल्ला होता है तो किसी की भी आवाज जो है वो स्पष्ट नहीं आती है। जब सब माइक बंद हो जाए और एक ही व्यक्ति बोले तो आवाज ठीक आती है। टेक्नोलॉजी भी इस बात को समझती है और हम सब तो समझते ही हैं। आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। इसके पहले भी हम पुस्तक पर बात करने के लिए मैं इस पटल पर आई हूँ और बहुत अच्छे विषय रखते हैं ये जो दिल्ली हिंदी साहित्य संस्थान है, इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषयों को आप लेकर आते हैं। आमतौर से इन विषयों को कोई नहीं लेता जो आप लेते हैं। इन विषयों पर चर्चा आमतौर से नहीं की जाती है जो आप लोग करते हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम है और आप सबको, आपके मुख्य संयोजक जो सुदर्शन जी हैं, आपके पटल के जो संरक्षक हैं, उन सबको भी मैं नमस्ते प्रणाम करती हूँ। और बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय आचार्य अच्छा जी बैठे हैं, आदरणीय अरुण जी बैठे हैं। इन सबके सामने मुझे कहना है तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सोच समझ के कहना पड़ेगा इतने वरिष्ठ लोगों के सामने यदि कुछ कहना है, क्योंकि हम तो अभी सीखने की प्रोसेस में हैं। आप सब वरिष्ठों से सीखते रहे हैं। किंतु पुस्तक पर जब बात होती है तो ये हमारा मनपसंद विषय होता है, क्योंकि हमें जिसको अध्ययन का शौक है वो समझता है वो पुस्तकों का महत्व, और पुस्तकों के महत्व पर इसके पूर्व एक चर्चा में भी बहुत अच्छी बातें निकल कर आई थी और उसी का मुझे लगता है कि ये क्रम आगे आज इस पुस्तक समीक्षा के रूप में, विषय के रूप में यहाँ आया है। पहली ही मतलब पहला ही यदि कोई हमें कहना कहे कि आपका क्या नजरिया है या पहला ही ओपिनियन क्या होगा, तो सभी ये कहेंगे कि पुस्तक की समीक्षा तो होनी चाहिए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अगर तक चर्चा ना हो, पुस्तक के लोकार्पण ना हो, पुस्तक पर विस्तार से बातें ना हो,
तो आज के समय में किसके पास इतना वक्त है कि वो आपकी पुस्तक आई है ये पता करेगा खुद से, जब तक कि लेखक स्वयं इस बात के लिए प्रयास न करे। क्योंकि मुझे नहीं लगता 5% जितने लेखक हैं उसमें से 5% लेखक ऐसे हैं जिनको लोग इंतजार करते हैं या उनका नाम हो गया है। हालांकि उन 5% के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतरीन लिख रहे हैं, लेकिन ऐसे 5% लोग हैं जो बेस्ट सेलर कहे जाते हैं। अब वो बेस्ट सेलर किस तरह से कहे जाते हैं उस पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक व्यंग का विषय भी है वो कि किस किस तरह से बेस्ट सेलर हो जाते हैं लोग, तो हमें वो भी नहीं बात नहीं करना। लेकिन जब पुस्तक की समीक्षा के बारे में बात करते हैं तो कहना पड़ता है कि वो 5% लोगों की पुस्तक आने की प्रतीक्षा करते हैं लोग, लेकिन बाकी के लेखकों के लिए पुस्तक की समीक्षा आवश्यक है। पुस्तक की समीक्षा आवश्यक है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें आवश्यक हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि ये पॉलिसी है, इसके साथ शर्तें लागू करके पुस्तक की समीक्षाएं की जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है तब उसका स्तर बना रहता है, क्योंकि पुस्तक की समीक्षा जो वर्तमान में हो रही है उसे हम पुस्तक की समीक्षा नहीं कह सकते। या तो बहुत प्रशंसा है या तो किसी से दुश्मनी निकालने का तरीका है। हालांकि वो जो दूसरा वाला बात है वो बहुत कम होती चली गई, क्योंकि आजकल समाज जो है वो इतना दिखावटी हो गया है कि, और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आप सब जानते हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश गान लिखा है, महेश श्रीवास्तव जी, वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि साहित्यकार जो है वो जब आपस में मिलते हैं तो इतने प्रेम से मिलते हैं कि इनसे ज्यादा अजीज एक दूसरे का कोई है ही नहीं, और मुंह पलटते ही एक दूसरे की बुराई करते हैं। तो ये जो साहित्यिक जगत में ये वातावरण जो आया है, तो मुझे क्षमा करेंगे, मेरा थोड़ा बेबाकी से कहने का तरीका है, या कहना चाहिए मेरा अपना ये है। साधना जी आप निश्चिंत रहें, आप हिंदी साहित्य संस्थान के पटल पर हैं और यहाँ पर बेबाकी से बोलने की पूरी छूट भी होती है, इजाजत भी होती है, तो आप जो कहना चाहते हैं आप जरूर कहें। हाँ, थोड़ी भाषा का मर्यादा रखना जरूरी होता है, लेकिन आप अमर्यादित नहीं है, आप अपनी बात रखिए आराम से। नहीं, मतलब ये एक सामान्य बात है, एक व्यंग्यकार के बात में हमेशा आती है कि साहित्य जगत का जो वातावरण निर्मित हुआ है इसमें समीक्षा आपकी बात की पुष्टि कर दी है, पढ़ लीजिए संदेश। तो इसमें समीक्षा जब होती है तो वो समीक्षा जो है वो निरपेक्ष नहीं होती है, कहीं ना कहीं बायस हो जाती है। तो हमें समीक्षा, यदि पुस्तकों की समीक्षा पे हम बात करते हैं और समीक्षा यदि होनी चाहिए तो बड़ी निरपेक्ष भाव से होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि पुस्तकों की समीक्षा किसी संस्थान के द्वारा की जानी चाहिए, ना कि उस लेखक के व्यक्तिगत रूप से कराई जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि लेखक का अपना जो प्रयास होता है तो एक मोह होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत हिम्मत के साथ स्वीकार करते हैं अपनी पुस्तक की आलोचना का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि निंदा। हमने एक तो ये बड़ा एक जो उथले, या कहना चाहिए जो नए साहित्यकार है, जो आच्छा जी जैसे, अरुण जी जैसे लोग हैं, ये तो बहुत वरिष्ठ हैं, इन्होंने इतने लंबे समय से काम किया, तो ये जानते हैं कि आलोचना क्या है, समीक्षा क्या है। लेकिन जो अभी के लोग आलोचना का मतलब निंदा समझ लेते हैं, तो एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि ये आलोचना मतलब निंदा नहीं है, समीक्षा मतलब प्रशंसा नहीं है। ये जो शब्दों के हमारे यहाँ अर्थों के प्रक्षेपण होते हैं उसकी तरफ हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आलोचना का मतलब सम दृष्टि से लोचन करना है, देखना है। समीक्षा मतलब हमें समान रूप से उस पुस्तक पर, उसके कथ्य पर, उसके भाव पर, उसके विचार पर दृष्टि डालनी है। तो जब इस सत्यता, इस ईमानदारी के साथ पुस्तक की समीक्षा की जाएगी तो निश्चित ही है वो पुस्तक जो है समाज के सामने एक महत्वपूर्ण स्थान बना पाएगी। और उसका एक दूसरा पक्ष भी है, उसका दूसरा पक्ष ये है कि लेखक, जब हमारी जो संतान है या हमारा लिखा हुआ कोई एक भी है तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उसमें हमेशा, हम अपनी संतान पर हमेशा मुग्ध होते हैं, ऐसे हम अपनी हर रचना पर बहुत मुग्ध होते हैं। लेकिन एक समीक्षक ही होता है जो बता सकता है कि कहाँ उसमें कमियां हैं, कहाँ उन्होंने बहुत अच्छा काम कर लिया है। तो ये जो दायित्व समीक्षक का है वो समीक्षक भी ठीक ढंग से निभाए, और जो
जो हमारा रचनाकार है उसको भी सहज भाव से स्वीकृत करे कि हाँ, मेरे इसमें ये गलतियां थी, मैं इसको ठीक करूंगा आगे में, या मैंने ये काम अच्छा किया है तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं जिसको मेरे ख्याल सब लोग समझते हैं, मैं कुछ विशेष नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये पुस्तक समीक्षा का जब ये स्वरूप हमारे यहाँ प्रचलन में आएगा तो मुझे लगता है कि समीक्षाएं पुस्तक की होनी चाहिए। दूसरा पक्ष हम देखें तो बहुत सारे लोग, हमारे पुराने लोग ये कहते हैं कि भाई रामायण घर घर में पढ़ी जाती, बाबा तुलसी ने रामचरितमानस को किसको दिया होगा समीक्षा करने के लिए? आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन सबसे ज्यादा टीका इसी पर लिखी गई है, सबसे ज्यादा व्याख्यान रामचरितमानस पर ही होते हैं, सबसे ज्यादा बात उन्हीं पर होती है, और मेरे ख्याल सबसे ज्यादा पीएचडी भी उन्हीं पर की गई है, शोध प्रबंध भी उन्हीं पर लिखे गए हैं। तो लेकिन वो समय अलग था, वो रचना काल अलग था, वो रचना धर्मिता अलग थी, और समय जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, समय के अनुकूल में समीक्षाओं की आवश्यकता है, समीक्षाएं हमें करनी चाहिए। और समीक्षा का स्वरूप क्या हो, मैंने आपसे वो बताया है। समीक्षा में एक तो क्या हुआ है इस समय की समीक्षा में, जो जैसे मैंने कहा, या तो नितांत प्रशंसा है या तो एक और बीच का रास्ता निकाल लिया है समीक्षकों ने, वो एक औपचारिकता भर रह गई है। एक पुस्तक लेते हैं, उसके बारे में 2 या 3 वाक्य कहते हैं, फिर उसी में से एक उदाहरण उठाते हैं और उसको उसमें डाल देते हैं, फिर वो उदाहरण सबके सामने लिखते पढ़ते हैं, जिस तरह भी फॉर्म में वो आता है, यदि आप कहीं सुना रहे हैं या किसी में प्रकाशित हुई है, तो बस उसी प्रारूप में समीक्षाएं आजकल आ रही हैं, जिसमें समीक्षक की अपनी कोई दृष्टि नहीं आती है, विशेष दृष्टि जिसको समीक्षा करना है यदि, तो समीक्षक को एक विशेष दृष्टि चाहिए, एक विशेष आकलन की दृष्टि होना चाहिए कि इसमें वो क्या निकाल कर लाए हैं। कई बार तो समीक्षक ये चीजें निकाल लाते हैं जो खुद रचनाकार ने भी समझी नहीं होती, लेकिन वो समाज के लिए वो बड़ा काम कर गए होते हैं। तो समीक्षक के पास भी वो दृष्टि होनी चाहिए। तो ऐसे समीक्षक हो, इस तरह की समीक्षाएं हो, समीक्षा के कार्यक्रम इस तरह के हों, तो समीक्षाएं अवश्य होनी चाहिए। वरना जो ये औपचारिक हैं, ये तो केवल और केवल पुस्तक को प्रकाश में लाने के अतिरिक्त कोई काम नहीं है, मतलब वो वास्तविक समीक्षा मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत और मुझे लगता है मेरा समय खत्म हो गया है, 10 मिनट हो चुके हैं। समय तो शुरू हुआ है, लेकिन हाँ। और भी वक्ता है, उनके वक्तव्य हमें बस इतना ही कहना चाहती थी। थोड़ी देर के लिए रोकना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कुछ प्रश्न भी आएंगे हमारे दर्शकों की ओर से, उसके जवाब देने होंगे, प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मैं सीधे आच्छा सर के पास चलती हूँ। सर, आप मैं क्या कहूँ, बहुत प्रतिष्ठित आप समालोचक भी हैं, और साधना जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि संस्थान के द्वारा समीक्षा होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से अभी थोड़े समय से थोड़ी अस्वस्थता के कारण अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था हर महीने के पहले मंगलवार को, पुस्तक पे समीक्षा। तो काफी लोकप्रिय रहा है और बड़े बड़े समीक्षक इस कार्यक्रम का हिस्सा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है संस्थान के द्वारा ये कार्य हो पा रहा है। और सर, आपने इतनी पुस्तकों की समीक्षा की और बहुत करीब से आपने इतनी पुस्तकें देखी हैं, और अगर मैं अरुण सर आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप अपने मोबाइल को अगर घुमा सकते हैं रोटेट करके, तो मैं दिखाना चाहती हूँ तमाम दर्शकों को कि वो लाइब्रेरी उन्होंने घर में बना रखी है। और आप समझिए कि जो समीक्षक होते हैं, वाकई जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, उनके घर में आप देख सकते हैं। तमाम दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कितनी पुस्तकें हैं। तो आच्छा सर, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने समय दिया हमें। और जब आप पुस्तक की, आपके लिए प्रश्न है कि रोटेट होने में कुछ वॉइस की दिक्कत हो रही है। नहीं सर, ठीक है, ठीक है सर। जैसे कि साधना जी ने कहा कि समीक्षा होनी चाहिए, और जब हम आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं तो लोग बुरा मानते हैं, मतलब उन्हें सब कुछ अच्छा सुनना है अपनी पुस्तक के लिए, बुरा कुछ नहीं सुनना। लेकिन एक समालोचक होता है, वह व्यक्तित्व होता है, वह व्यक्ति होता है जिसके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है कि वो उस पुस्तक के बारे में सही आकलन करें और सही बात, ताकि अगली बार कोई पुस्तक लिख रहा हो लेखक तो उन सब बातों को अपनी जहन में रखे और बेहतर तरीके से अपनी दूसरी पुस्तक लेकर आए। तो ऐसी परिस्थिति में
आपको क्या लगता है कि आलोचनात्मक समीक्षा ज़रूरी है आज के समय में? क्योंकि अच्छा सभी सुनना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं खुद अच्छा हूँ और अच्छी बात करूँगा। हाँ, मैं साधना जी की बातों को रिपीट किए बगैर आज थोड़ा अकादमिक पक्ष से बात करना वॉइस की प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं। आज शिक्षा भी बाजार बन चुकी है और इस बाजार में थोड़ा किसी को बंद करवा दीजिए। प्रकाशक पहले समीक्षा करवाता, आजकल प्रकाशक कहते हैं कि समीक्षाओं को कराने से हमें कोई फायदा नहीं है, पर लेखक को अपने यश का बाजार तो चाहिए ना। तो ये तो तय है कि आजकल लेखक और आलोचक इनका एक तरह से गठबंधन हो गया है। और इसीलिए मैंने एक व्यंग्य लिखा था, समीक्षा के हर्बल ब्यूटी पार्लर। आप कैसी समीक्षा चाहते हैं, जैसे कटिंग की दुकान पे जाते हैं तो वैसे समीक्षा की भी जैसी कटिंग चाहिए, चाहे गजनी के वो 3 निकालते हैं फिल्म में, तो वो जैसी समीक्षा, ऊंचे बाल रखने वैसे कर दीजिए। तो आजकल ये आलोचना में और समीक्षा में मैत्री भाव बहुत गहरा है। एक पक्ष में बहुत इसकी आलोचना नहीं करूंगा, बहुत अच्छे समीक्षक आज भी मौजूद हैं। तो ये जो पारस्परिक गठबंधन है, पर मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा। मुझे 1971 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जब साक्षात्कार दिया तो एक सवाल पूछा गया कि आप ऐसा कोई उपन्यास जानते हैं क्या जिसमें 24 घंटे का विजन है? तो मैंने कहा कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय का। बोले ये तो पाठ्यक्रम में रहा होगा। मैंने कहा कि आप विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के अलावा पढ़ने कहाँ देते हैं, इतना बड़ा पाठ्यक्रम होता है। पर फिर भी मैंने कहा कि गिरधर गोपाल का चांदनी के खंडर 24 घंटे का विजन है। तो वो बोले बहुत अच्छी बात है। देखिए, समीक्षा यानी हमारी जो अध्ययनशीलता है वो कैसे काम करती है। हमने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन समीक्षा के माध्यम से उसके कंटेंट तक, उसके संदेश को जान सकते हैं और उसके शिल्प को जान सकते हैं। नामवर सिंह बहुत अच्छी एक बात कही। एक ने कहा कि हमारी किताब की बहुत आलोचना की जा रही है। उनने कहा कि वो समीक्षा फ्लैप पढ़ करके की गई है या किताब पढ़ के की गई है। तो अगर किताब पढ़ करके आपकी आलोचना की जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, उस समय विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये इवन पंत और निराला, इनकी कितनी टक्कर हुई है। तो शिवदान सिंह चौहान और नामवर सिंह की इतनी टक्कर हुई है। तो आलोचना खाली उस शब्दों की सरहद पर नहीं होती, अगर उसके भीतर के कंटेंट को लेकर के कोई बात की जाती है और वो गंभीर बात होती है तो ये आलोचना या समीक्षा बहुत काम की होती है। दूसरी बात आपसे कहना चाहूंगा, ये आलोचना के विषय, इसके संदर्भ में कितना कहा जाए इससे मतलब नहीं है, लेकिन समीक्षा किसी कृति को खोलने के औजार देती है। ये सबसे बड़ी बात है कि समीक्षा या आलोचना चाहे विधा की है, किसी विधा की, हर विधा के अपने औजार है। गजल को मतलब सवैया छंद से नहीं खोला जा सकता, किसी उपन्यास को कहानी से नहीं तोड़ा जा सकता, लघु कथा को भी इसी तरह से। तो हर विधा के खोलने के जो हथियार हैं, औजार हैं, वो समीक्षा देती है। और इसीलिए हम बराबर ये कोशिश करते हैं कि हमारा लक्ष्य लेखक के लिए भी और समीक्षक के लिए भी पाठक है। अगर हम पाठक तक वो बात पहुंचा देते हैं जो लेखक ने कही है, तो मध्यवर्ती बन करके उसके तार्किक पक्ष को लेकर के, उसके कंटेंट को लेकर के उस बात को पहुंचा सकते हैं। आखिरकार एक लेखक ने, मैं बहुत अच्छे लेखकों की बात कर रहा हूं, मैं सामान्य की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, जो किताब छप करके खाली पोस्ट करने में और थोड़ी समीक्षा लिखवाने में व्यस्त रहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो सचमुच अच्छी किताबें होती है, अब आप देखिए, मैंने तमस की लिए भी खूब पढ़ा है, और अभी कोहली जी का एक अंतिम उपन्यास आया था सागलकोट, उसके लिए भी लिखा। अब आप देखिए, दोनों के कंटेंट में, दोनों के परिवेश में अंतर है। दोनों तमस विभीषिका की बात करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के भारत के विभाजन की है, लेकिन दोनों में अंतर है, और उनके उपन्यास का ट्रीटमेंट किस प्रकार से तमस से भिन्न है, और दोनों उपन्यास बहुत अच्छे हैं। तो मेरा तात्पर्य था कि किसी गंभीरता के साथ उपन्यास के तत्वों के आधार पर, नहीं, तत्व तो एक 9 सीखियों के लिए सीढ़ी होते हैं, लेकिन आप उस कंटेंट के साथ कितना समाज सापेक्ष होकर के
जीवन कैसा उतरा हुआ है, मूल्यवादिता कितनी आई है और उसमें अपने समय को अतिक्रांत करने की भावना किस प्रकार की है, ये अगर उसकी तेजस्विता को सामने लाते हैं तो ये समीक्षा का बड़ा उपकार हो जाता है। हाँ, उसकी कमियां होती है, उसको जरूर कहना चाहिए। तीसरी बात कहना चाहता हूं कि रचना की जो अंतर वस्तु है उस पर बात करनी चाहिए और ये देखना गलत होगा कि ये मेरे मित्र की है या उस पत्रिका में छप जाएगी जैसे तैसे, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता। ये सब चीजें समय के साथ खत्म हो जाती है, गली मोहल्ले की बातें हो जाती है, अच्छी किताबें ही बची रहती है और अच्छी समीक्षाएं ही बची रहती है, वही पाठक के पास जाती है। सर, अच्छा सर, एक प्रश्न मेरा आपके लिए एक प्रश्न और है, आप अपनी बात रखें, उसके बाद मेरे इस प्रश्न का जरूर उत्तर दें कि जब हम पुस्तक की भूमिका लिखवाते हैं किसी से भी, किसी व्यक्ति विशेष से, तो क्या वो समीक्षा के रूप में कार्य करता है, वो भूमिका कार्य करती है, या भूमिका बहुत हद तक बहुत किताब की समीक्षा में मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं शायद, जो मैं पूछना चाहती हूँ, शायद आप मेरी भावनाएं समझ रहे हो। जी, आपकी बात समझ गया। देखिए, भूमिका में और समीक्षा में बहुत अंतर है, ठीक है ना। भूमिका में जो बात कही जाती है वो कई बार प्रशंसात्मक होती है, क्योंकि वो लेखक के बारे में कहा जा रहा है, व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो उस किताब के एस्पेक्ट को खोलते हुए थोड़ी प्रशंसात्मक भूमिका अवश्य होती है, वो चाहे ज्ञान चतुर्वेदी लिख दें या कोई भी लिख दे। मैं तो आपसे ये कहना चाहता कि जो उच्च स्तर के लोग समीक्षक हैं वो अगर भूमिका लिखते हैं तो उसमें आप जाते हैं 60-40 का ही रेशियो होता है, मतलब प्रशंसा और समीक्षा में 60-40 का रेशियो है, वो समीक्षा नहीं होती बल्कि कहीं प्रशंसा भाव होता है। आपकी बात सही है और इसीलिए मैं अज्ञेय की बात मतलब कहा जाता है, कथाकार का विश्वास करो, कथाकार का विश्वास मत करो, कथा का विश्वास करो। मैं ये भी कहना चाहता हूं, भूमिका लेखक का विश्वास उतना मत करो, यद्यपि बहुत अच्छी बातें भी कही जाती है, लेकिन सबसे पहले जो लिखा गया है रचनाकार के द्वारा उसका विश्वास करो। और इसीलिए मैं कह रहा, आलोचक भी कहता है किसी कृति के बारे में तो पहले कृति को पढ़ो, उसका विश्वास करो, बाद में लेखक और आलोचक का विश्वास करो। ये मैं हमेशा कहा करता हूं। तो मेरा क्या तात्पर्य था कि उसकी रचना की अंतर वस्तु, उसकी विधा की भाषा किस प्रकार की है, कैसा सुलूक किया गया है शिल्प के साथ, तो उसकी सूक्ष्म पड़ताल यदि कोई व्यक्ति करता है तो भले ही उसकी आलोचना की गई हो, लेकिन लेखक भी कहेगा मेरी रचना के भीतर इस आलोचक ने या समीक्षक ने कम से कम 2-3 बार अंतर यात्रा की है। और इसीलिए पश्चिम के आलोचक कहते हैं कि हर रचना का सहयात्री बनने के लिए उसके भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। ये बहुत प्राथमिक बात है। फिर आपसे कहना चाहूंगा कि रचना में रंजकता कैसी है, रचना का ताप किस प्रकार का है, ताप से मेरा वैचारिक उन्मेष से है, उसका शिल्प में कैसे प्रयोग किया गया है। और आजकल हर विधा के शिल्प में अनेक विधाओं का संक्रमण हो रहा है। आप देखिए, लघु कथा में कविता भी आ जाती है, गद्य गीत भी आ जाता है, उपन्यास में भी उसी तरह की नाटकीयता आ जाती है, तो ये सारे तत्वों का समावेश हो जाता है। तो भाषा की स्पंद चेतना किस प्रकार की है उसको लेना पड़ेगा, और इसका जब विश्लेषण करते हैं तो मुझे लगता है कि किसी लेखक को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और पाठक भी देखता है कि इस किताब को बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ा गया है। ठीक है, लेखक का विचार उसके पक्ष में आता है या नहीं आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं आप कहना चाहता हूं कि उस रचना की काल यात्रा कितनी लंबी है। आप देखिए, उपन्यास पढ़ा और खत्म हो गया, कविता पढ़ी और खत्म हो गई, लोककथा पढ़ी खत्म हो गई, नहीं, वो आपके साथ कितनी चलती है। आप देखिए तमस हमारे साथ बराबर साथ चलता है, सागलकोट जब पढ़ता हूं तो बराबर साथ चलता है, मुक्तिबोध की कविता पढ़ता हूं तो बराबर साथ चलती है, धूमिल की कविता पढ़ता हूं साथ चलती है। तो अब जो साथ चलती है और व्यक्ति के मरने के बाद भी जिंदा रहती है पाठकों के भीतर, खाली कोर्स की वजह से नहीं, वैसे भी, तो वो रचना की काल यात्रा हमें पहचाननी होगी कि वो समय को कितना खंगालता है, कितना पहचानता है। फिर उस रचना के सामाजिक सरोकार बुनियादी है या नहीं है, मतलब हम खाली ये कहना चाहिए कि उनके सहानुभूति के रूप में इसमें लिख दिया, उसके बुनियादी सरोकार है या नहीं है। तो उसमें वो वैचारिक उन्मेष जिसमें समय से टकराने की चीज कितनी आई है, लेखक ने अपना व्यंग के माध्यम से या वर्णन के माध्यम से, कैसे ही माध्यम से अपना तर्क कितना दिया है। देखिए, प्रेमचंद बड़ी सपाट बात कहते हैं, लेकिन उनके व्यंग कितने गहरे हैं,
और अपने सपाटपन का शिल्प भी बहुत कितना ऊंचा है। तो इन चीजों को कहीं न कहीं तलाशना पड़ता है। तो रचना में कितनी समाज सापेक्षता है, कितनी काल सापेक्षता है और कितनी प्रभावित करने की ताकत है, इन सबको देखना होगा। और इसीलिए हम समय को देखते हैं। मैं राहुल सांकृत्यायन के किताब की बात करना चाहूंगा। उस समय जब ये किताब लिखी गई थी, मकर शास्त्र और भागो नहीं दुनिया को बदलो, आप देखिए कितने दीवाने थे उनके। जब दिनकर जी कविता पढ़ते हैं, आवेग की कविता पढ़ते हैं, परशुराम पढ़ते हैं, तो कितने दीवाने हो जाते हैं। तो ये जो हर कविता का और हर लेखक का अपना मिजाज होता है, उस मिजाज को पकड़ने की चेष्टा भी समीक्षा में की जानी चाहिए। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, विचारधाराएं बहुत सारी होती है, पर मेरा व्यक्तिगत पक्ष है, मैं विचारधाराएं नेपथ्य में रखता हूं। ऐसा नहीं कि उनसे निरपेक्ष हूं, उनको नेपथ्य में रखता हूं। हर आलोचक को इन विचारधाराओं से परिचय होना चाहिए। जितना आप आत्मवाद को जानते हैं, उतना ही चारवाक दर्शन को भी जानना चाहिए। जितना मार्क्सवाद को जानते हैं, उतना ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी जानना चाहिए, और तब आप अपनी बात कहें। ये इसलिए कहता हूं कि आलोचक का स्व विवेक भी होता है, वो विचारधारा का पोस्टमैन नहीं होता। अगर आप रचना को विचारधारा के पोस्टमैन के रूप में समीक्षित करना चाहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उससे वो विचारधारा भी आगे नहीं बढ़ती है। मैं उसकी बात, मार्क्सवाद के पक्ष में, तो मार्क्सवाद को प्रेमचंद ने कितना दिया, यदि देखना चाहिए जी। और बहुत बढ़िया। निर्णयात्मक आलोचना नहीं करनी चाहिए। आप विश्लेषणात्मक कीजिए, निर्णय पाठक तक छोड़ दीजिए। मैं उदाहरण देना चाहूंगा चित्रलेखा का। चित्रलेखा के उपन्यास के अंत में भगवत चरण वर्मा कहते हैं, मैं पाप और पुण्य के विवेचन को पाठकों तक छोड़ता हूं, वे क्या निर्णय करते हैं। ये पाठकी लोकतंत्र है, और अगर पाठकी लोकतंत्र बहुत गहरा है तो आप समझ सकते हैं हमारा पाठक भी कितना संजीवित है। और इसीलिए मैं पाठक को अंतिम मानता हूं, वो कितना प्रभावित होता। आलोचक भी पाठक के लिए ही पैदा हुआ है और लेखक भी पाठक के लिए ही पैदा हुआ है। तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि ये रचना किसी पाठक में मुकाम बनाती है या नहीं बनाती है, देखना पड़ेगा, और वही उसका निर्णायक है। फिर आप कहना था, अच्छी जो समीक्षाएं होती है वो फतवाधारी नहीं होती। आप फतवे जैसे कई बार दिए जाते हैं, वे फतवाधारी नहीं होती है। आपको अपनी विचारधारा या उसके विषय अगर पसंद नहीं आए तो आवश्यक नहीं कि आप ही उसके अंतिम निर्णायक हैं। अन्य लोग भी उसकी समीक्षा करके उसके पक्ष में या विपक्ष में बात कह सकते हैं, पर कितनी तटस्थता के साथ और कितनी ऑब्जेक्टिविटी के साथ और कितनी तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ कहा गया है, ये बहुत जरूरी है। शोध कार्य में आजकल अंधानुकरण बहुत हो रहा है। जो चीजें होती वापस रिपीट होती चली जाती है, पर देखिए पाठ्यक्रम से लेखक जीवित रहता है, ये बात तो सही है। लेकिन यदि आलोचना में भी जो पुराने थीसिस में देखता हूँ, तो कहीं न कहीं उनमें कितनी गहराई से देखने की चेष्टा है। आप देखिए साधारणीकरण को रामचंद्र शुक्ल के पहले से लेकर के और वामपंथ तक कहाँ कहाँ का उसका विस्तार किया गया है और उसको सहृदय पाठक से जोड़ा गया है, ये देखना पड़ेगा। अच्छा सर जी सर थोड़ी देर के लिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ। बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और हमारे एक और वक्ता है जो उन्हें सुनना है, क्योंकि समय अपनी गति से भाग रहा है। मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ। जी नहीं, चुप नहीं होना है आपको। व्यंग्यकार यदि चुप हो गया तो समाज का बंटाधार हो जाएगा सर। आपको चुप कतई नहीं होना है। दूसरे के व्यंग्य को सुनने के लिए चुप होता है। जी, कुछ श्रोता, कुछ दर्शक हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। राजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे पिलकेंद्र सर लगातार बने हुए हैं। सर विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जुड़े हुई हैं, डॉक्टर मीता गुप्ता, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, जो कि हमारे हिंदी साहित्य संस्थान की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। आपका स्वागत है, आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रभात सनातनी राज गोंडवी के नाम से एक हमारे पास आईडी आई है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, पहली बार शायद मैं देख रही हूँ। हमारे साथ इकबाल सैनी पंजाब से जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ। आप ने लिखा है कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। हमारे हिंदी साहित्य संस्थान का यूट्यूब का चैनल है, उसे जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे जो पेज है हिंदी साहित्य संस्थान का फेसबुक पेज, उसे आप फॉलो करें, आप अपने आप जुड़ जाएंगे उसके साथ। और
हमारे साथ बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजय जी जुड़े हुए हैं, मनोज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। और चूंकि कल त्योहार है इसलिए भी सुनीता यादव जी पहली बार जुड़ी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और एक बेहतरीन समीक्षक, युवा समीक्षक मैं कह सकती हूँ, डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और उन्होंने बहुत बड़ा कुछ लिख के भेजा है, वो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी, शायद उसमें कोई प्रश्न हो आप लोगों के लिए। और पटल की संयोजिका आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जी आपको भी रक्षाबंधन की अग्रिम शुभकामनाएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है और मैं चाहूंगी कि अरुण सर इसका जरूर आप उत्तर दें, क्योंकि वो एक प्रश्न है, कंटेंट पढ़कर बिना पूरे किताब की यदि आलोचना करते हैं या किताब की समीक्षा करते हैं, कितनी न्याय संगत है ये बात? न्याय संगत नहीं है। बगैर कंटेंट के, या जैसे अच्छा जी ने कहा, जब तक आप कृति में से यात्रा नहीं करते तब तक उसके एसेंस को आप पा नहीं सकते। वही लेखक का प्रयोजन भी होता है। संस्कृत के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिन्होंने, कालिदास जैसा रचनाकार विस्मृत हो गया था तो आचार्य मल्लिनाथ ने उनकी संजीवनी भाष्य लिखा था उनका। और तब समीक्षा का एक पूरा मानदंड, न केवल भारतीय या पश्चिमी, सारी समीक्षाओं के लिए मल्लिनाथ ने एक मानदंड दिया था, ना मूलम लिख्यते किंचित न किंचित अनपेक्षितम उच्यते। मूल को उद्धृत किए बगैर और अनावश्यक चर्चा के बगैर हमें अपना आलोचना धर्म और समीक्षा धर्म निभाना चाहिए। और समीक्षा के जितने मानक होते हैं वो आलोचक नहीं देता है, वो समीक्षा के सारे मानक साहित्य में कृति के माध्यम से ही आते हैं। कृति ही नहीं होगी तो आप मानदंड, प्रतिमान और मानक और कसौटियां लाएंगे कहां से? तो उन कृतियों और उन कृतियों के, कृतिकारों के स्मारक आपको मिलेंगे, उन्हें ही याद किया जाता है। उन कृतिकारों के जो आचार्य हैं, समीक्षक है, उनकी इतिहास यात्रा में उतनी पूछ नहीं होती है। कृतियों से ही मानक तय होते हैं, चाहे हम प्राचीन साहित्य को लें, मध्यकालीन साहित्य को लें या आधुनिक साहित्य को लें। प्रश्न के संदर्भ में ही मुझे बात करनी है या आगे भी कुछ कहना, कृपया बताएं आप। नहीं अरुण सर, आपको बहुत सारी बातें कहनी है, प्रश्न तो एक आया था, उसका उत्तर देना जरूरी था। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ कि क्या संभव है जो पुस्तकें आजकल आती हैं समीक्षा के लिए, और जो समीक्षा होती है उन समीक्षाओं को यदि देखा जाए, क्योंकि पुस्तकें आजकल बहुत आ रही हैं, बहुत सारे लेखक हैं, जैसे कि साधना जी ने भी कहा शुरू में और दर्शक भी कह रहे हैं, आशा सर ने भी कहा कि समीक्षा, एक पुस्तक को कितनी बार, अमूमन ये एक जनरल नॉलेज की बात मैं पूछ रही हूँ कि अमूमन कितनी बार पढ़नी चाहिए समीक्षा, सटीक समीक्षा लिखने के लिए? ये प्रश्न मेरा है, क्योंकि तमाम लोगों के अंदर भी ये कौतूहल चल रहा है। आप सब प्रतिष्ठित समीक्षक हैं, समालोचक हैं, व्यंग्यकार हैं, आपके श्रीमुख से निकला हुआ प्रत्येक जो शब्द है वो हमारे लिए बहुत दिल के अजीज है, करीब है। तो हम चाहेंगे कि आप इस ओर भी थोड़ा सा अपना रुझान रखें और हमें जानकारी दें। जी। पढ़ा तो जो पढ़ा जाता है वैभव जी, वो अपनी उसके केंद्र में रुचि होती है व्यक्ति की। हो सकता है कोई कृति हम एक से अधिक बार भी पढ़ें
और कृति की भाव संपदा को, कृति के शिल्प को पकड़ने समझने के लिए एक बार नहीं, उसे कई बार उससे हमें गुजरना पड़ता है। और जो जिसे आप क्लासिकल साहित्य कहती हैं, वो तो इसीलिए स्थायी रहता है, किसी भी यानी वो सार्वकालिक सार्वदेशिक इसीलिए होता है, चाहे शेक्सपियर हो, सोफोक्लीज हो, होमर हो, कालिदास हो, भारतीय संदर्भ में वाल्मीकि, व्यास हो, ये सब हमारे साहित्य के सनातन मानकों के रचनाकार हैं। लेकिन कृति के मूल्य और मानक कृति से ही आते हैं, उससे बाहर। ये सही है कि अन्य जो डिसिप्लिन होते हैं उससे भी, जिसका एक संकेत अच्छा जी ने दिया था कि जो विचार दृष्टि होती है, या जैसे हमारा मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है, समीक्षा का वैज्ञानिक आधार भी होता है, विचार दृष्टि के आधार पर एक पूरी भारतीय और पश्चिमी साहित्य में मार्क्सवादी आलोचना का एक बहुत बड़ा व्यापक फलक साहित्य की समीक्षा में फैला हुआ है। लेकिन आप देखिए कि हमारी पूरी हिंदी परंपरा में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आदिकाल में या मध्यकाल में कोई महत्वपूर्ण समीक्षक नहीं है। हमारे पूरे हिंदी की इस यात्रा में सबसे पहला मूर्धन्य नाम अगर समीक्षक के रूप में आता है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जिन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस से लोक मंगल और साधारणीकरण के मूल्यों को हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में रिडिफाइन किया था। आचार्य शुक्ल का ये, और इसीलिए उनकी वो तीनों समीक्षाएं आप देखिए, आचार्य शुक्ल ने तुलसी को, सूर को और जायसी को, उनकी पूरी एक, उनका जो निबंध संग्रह उसका नाम ही है त्रिवेणी, उसमें उस पूरी समीक्षा को उन्होंने उसमें रेखांकित किया है। तो ये बहुत जरूरी तत्व होते हैं। अब रहा सवाल आज के संदर्भ का, आज जिस मात्रा में किताबें छप रही हैं, जिस मात्रा में लिखा जा रहा है, वो एक कहना चाहिए बाढ़ से आई हुई। वो साहित्य का जैसे प्रयोजन होता है, ऐसे लेखक का भी लिखने का अपना प्रयोजन होता है। हमारे जो साहित्य के प्रयोजन के सिद्धांत हैं पुराने नए, सब में आप पाएंगे कि एक चीज है, यश की आकांक्षा होती है रचनाकार की, और उस यश की आकांक्षा में उसकी प्रतिष्ठा के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका आलोचक की या समीक्षक की होती है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड है, इस मात्रा में किताबें हैं कि उनमें बहुत महत्व की रचनाएं बमुश्किल तमाम बहुत कम होती। हिंदी में तो ऐसा भी हुआ है, खास तौर पे हमारे इस आधुनिक काल में आप देखिए कि सही समीक्षा का संकट बना रहा। मैं 3 नाम हिंदी से आपको दूंगा, 3 कवियों, जिनको अपने सृजन को समझाने के लिए इन लोगों को आलोचना, धर्म और अपनी कृतियों के बारे में लिखना पड़ा। निराला है, मुक्तिबोध है और अज्ञे। आपको तो याद होगा निराला की जूही की कली तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लौटा दी थी, वो सरस्वती में छप नहीं पाई। निराला को अपने काव्य विन्यास के लिए, अपने काव्य कला को पाठक तक पहुंचाने के लिए ये कार्य करना पड़ा। ये कार्य अज्ञे को भी करना पड़ा, ये कार्य गजानन माधव मुक्तिबोध को भी करना पड़ा। और आज के संदर्भ में जो समीक्षा कर्म या पुस्तकों की समीक्षा आवश्यक नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। वो बहुत जरूरी है
क्योंकि आज आप देखेंगे कि साहित्य की विधाओं में आलोचना भी सृजनात्मक साहित्य के स्तर तक पहुंचा हुआ है। कई हिंदी की ही कई ऐसी समीक्षाएं हैं जो इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। रामचंद्र शुक्ल के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, ये ऐसे समीक्षक हैं जिन्होंने समीक्षा के कद को सृजनात्मक साहित्य तक पहुंचाने की कोशिश की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो अरुण सर, डॉक्टर जियाउर रहमान जाफरी जी ने एक संदेश भेजा है, पढ़ना चाहूंगी जी। असल में आलोचक और समीक्षा के पास आलोचकीय ईमानदारी नहीं है। हर आलोचक के अपने लेखक हैं। शुक्ल को तुलसी पसंद है, कबीर नहीं। रामविलास शर्मा ने निराला पर जितना लिखा उस अनुपात में पंथ पर नहीं लिख सके। नामवर सिंह ने कथाकार संजीव को नोटिस नहीं किया। यह हमारी आलोचना की त्रासदी है, उन्होंने लिखा है। आप कितना सहमत हैं? मैं इससे सहमत नहीं हूं। साहित्य के लेखन में या समीक्षा लेखन में अपनी रुचि होती है, और आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक व्यक्ति सभी रचनाकारों पर लिखेगा? ये संभव ही नहीं। अभी मेरे परिचय में आपने जिक्र किया, मैं ये बात करना चाहता हूं। मेरे गुरु थे भगवत शरण उपाध्याय। समीक्षा कैसी होनी चाहिए और वैसी समीक्षा है नहीं, मीलों तक उसके दर्शन नहीं होंगे। कल्पना में 1963 में भगवत शरण उपाध्याय ने जब राज्यसभा के सदस्य थे दिनकर, तब उनकी उर्वशी पर समीक्षा लिखी। और भगवत शरण उपाध्याय कालिदास की सबसे बड़ी अथॉरिटी रहे हैं, और उन्होंने अपनी उस 40 पेज की कृति कई पत्रिकाओं में भेजी। उन्होंने साफ मना कर दिया छापने से कि इस समीक्षा को हम नहीं छापेंगे। बड़ी कोशिशों के बाद बद्री विशाल पित्ती ने कल्पना में उस समीक्षा को छापा, और आज भी वो हिंदी साहित्य की सर्वाधिक चर्चित और सर्वाधिक विवादास्पद समीक्षा है, और उसका शीर्षक है दिनकर की उर्वशी। आप याद करें, पुरानी हिंदी की किताबों में पूरा हिंदी जगत उस समीक्षा को लेकर 2 पार्ट में, 2 खंड में बट गया था। कई ऐसे बड़े बड़े रचनाकार थे जो भगवत शरण उपाध्याय के खिलाफ खड़े हुए थे, और कई ऐसे रचनाकार थे जो उस बहुत तीखी आलोचना उन्होंने उसमें की थी। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि इस पूरे महाकाव्य में दिनकर ने सारा कथानक, सारे पात्र कालिदास के उठा लिए हैं जस के तस। ये सही है कि वो हिंदी में लिखी गई, और काम आध्यात्म के योग की सबसे पहली महाकाव्यात्मक कृति है वो उर्वशी। लेकिन पूरे ब्लॉक बने। गजानन माधव मुक्तिबोध उस समय भगवत शरण उपाध्याय के पक्ष में खड़े हुए, और भगवत शरण उपाध्याय ने अपने उस पुस्तक में बाद में वो सम्मिलित हुई समीक्षा, वो उस पुस्तक की समीक्षा के संदर्भ उन्होंने साफ साफ भूमिका में लिखा। मल्लिनाथ का जो मैंने जिक्र किया था वो उसमें है। और भगवत शरण उपाध्याय ने बहुत बड़ी बात की कि जब हम समीक्षा में होते हैं तो हमारे सामने मित्र शत्रु नहीं होता, केवल कृति होती है। उन्होंने उस संदर्भ में एक और बात कही कि मैं काव्य के महत्व को इसलिए बढ़कर नहीं मानता कि उस काव्य में जो गूंथा हुआ दर्शन है वो बहुत बड़ा है। वो उदाहरण देकर कहते थे कि अगर काव्य में फिलॉसफी बहुत बड़ी चीज है तो संसार की सबसे बढ़िया काव्य कृति श्रीमद् भगवत गीता है। उससे बड़ी फिलॉसफी नहीं कविता में कहीं भी, क्योंकि गीता पूरी काव्यात्मक है। कामायनी भी ऐसी है। वो कहते थे कि कामायनी को मैं महत्व इसलिए नहीं देता कि कामायनी शुरू से आखिर तक कश्मीरी शैव दर्शन के लिबास में उतरी हुई रचना है। आनंदवाद उसका वो है। तो कविता और रचना और कृति
कि लोक में प्रतिष्ठा हो, इसके लिए आलोचक की कोई जरूरत नहीं है। वेद व्यास का महाभारत हो या वाल्मीकि रामायण हो या प्रेमचंद का गोदान हो या राम की शक्ति पूजा हो निराला की, या आप मुक्तिबोध की उस कविता में आ जाएं, जमाने का चेहरा कभी देखा हमने मुक्तिबोध की कविता? ये कैसे पूरी वैश्विक मनुष्य की जिंदगी पूरी इस कविता में सामने आती है, और वो वैश्विक मनुष्य जो बिल्कुल सामान्य है या अंधेरे में है, उनकी मुक्तिबोध की बहुत महत्वपूर्ण कविता जी। तो हर रचनाकार या हर समीक्षक, अब आप सोचें कि वो करेंगे रामविलास शर्मा निराला पर लिखा तो पंत पर क्यों नहीं लिखा? आप सोचिए समीक्षा के संदर्भ में। एक और बात मैं बताऊं आपको कि हिंदी के बहुत से, निराला ने एक किताब लिखी उस जमाने में, पंत और पल्लव, हिंदी की बेहतरीन समीक्षा में से एक ऐसी पंत जी की एक किताब है, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन। छायावाद के एनालिसिस में बहुत महत्वपूर्ण किताब है, किसी भी बहुत अच्छे हिंदी के समीक्षक से बढ़कर है वो। तो समीक्षा के ये मानक, लेकिन उसमें ये है कि तटस्थ रहने की बात मैं नहीं करता। तटस्थ नहीं, वस्तुनिष्ठ होना और तटस्थ होना दो अलग चीजें। आपको ऑब्जेक्टिव विजन से चीज को देखना चाहिए। वस्तुवादी अगर हमारी दृष्टि होगी तो हम अधिक ईमानदारी से कृति के बारे में अपनी बात कर सकेंगे। आजकल का जो क्रिटिसिज्म है उसके लिए एक शब्द चलता है, उसे कहते हैं होमली क्रिटिसिज्म या किचन क्रिटिसिज्म भी कहते हैं उसे, कि जैसे एक गिरोहबंदी है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, समकालीन साहित्य का मैं दुर्भाग्य मानता हूं कि साहित्य के जो सारे वैल्यूज हुआ करते थे, उसकी जो शक्तियां और उसका जो प्रभाव हुआ करता था, वो एक गिरोहबंदी की गिरफ्त में है, और हिंदी में तो बहुत ज्यादा है। पत्रिकाओं का समूह है, लेखकों का समूह है, आलोचकों का समूह है, और वो एक, आप सभी जानते हैं, तू मुझे छाप मैं तुझे छापूं, तू मेरी समीक्षा कर मैं तेरी समीक्षा करूं, और उसमें समीक्षा भाव नहीं होता, उसमें केवल प्रशंसा होती है, और केवल प्रशंसा समीक्षा नहीं। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर वाक्य जी, बहुत सटीक बात आपने कही। हमारे साथ गुलशन ग्रोवर जी जुड़े हुए हैं हरियाणा से, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सुनीता यादव जी लगातार बनी हुई है हमारे साथ, और हमारे साथ राजीव जी लगातार बने हुए हैं। उसके अलावा हमारे साथ सोनिया सोनम अक्स जी जुड़ गई हैं, जो बेहतरीन गजलकारा हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सुदर्शन शर्मा सुधी जी लगातार बनी हुई हैं। सभी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, और इतनी चर्चा को। डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ। आप सब अपना बेशकीमती वक्त हमें दे रहे हैं, और जो वक्त है वो आजकल वाकई हीरे जवाहरात के बराबर, मुझे लगता है उससे भी ज्यादा अमूल्य है। तो बहुत आभारी हूँ कि आप इस तरह हमारी परिचर्चा को आप सार्थक करते हैं अपनी उपस्थिति से। और एक प्रश्न आया है, सुनीता यादव जी ने लिखा था, साधना जी, कि सेंसर बोर्ड बना देना चाहिए, मतलब जैसे सिनेमा के लिए है वैसे समीक्षा, पुस्तक की समीक्षा के लिए। तो इस पर आप क्या हल्का फुल्का अगर आपका कोई है उत्तर तो आप दीजिए। और डॉक्टर पुलकेंद्र अरोड़ा जी ने लिखा है कि लेखक, प्रकाशक और आलोचक की गठबंधन सरकार है साहित्य की। इनकी जगह, ये अपनी जगह ये भी सही है। लेकिन एक प्रश्न में अच्छा सर से भी पूछना चाहूंगी, और अंत में एक सुखद संदेश मैं चाहूंगी पाठकों के लिए, तमाम सुधी श्रोताओं के लिए, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम क्या बेहतर सीख देना चाहते हैं लोगों को। एक एक छोटा छोटा संदेश आप सभी तैयार रखें। सेंसर बोर्ड के बारे में आप जरूर बताएं साधना जी। और अच्छा सर, एक प्रश्न आपके लिए भी है कि जो पुस्तकों की समीक्षा आजकल हो रही है, तो क्या सटीक समीक्षा करने के लिए, सुनने के लिए जो लेखक हैं उनको दृढ़ संकल्पी होना चाहिए कि जो समीक्षक जो कहे, अच्छा कहे बुरा कहे, हम तैयार हैं और हम उसको आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इस बारे में भी छोटी सी आपकी राय चाहूंगी।
सेंसर बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप साधना जी? देखिए, सेंसर बोर्ड कुछ तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये नितांत व्यक्तिगत होता है, और क्या लिखेगा इस पर लेकिन एक मानक जो है हमारी समीक्षा के, और जो हमारी एक नैतिक मूल्य है, उसके आधार पर रचनाएं होनी चाहिए। किसी को जबरदस्ती किसी बंधन में बांधा तो नहीं जा सकता। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण आच्छा जी ने कही थी, जहां मैंने अपनी बात खत्म की थी, वहां से आच्छा जी जब कह रहे थे और मैंने लगभग वही बात खत्म की थी कि समीक्षा जो है वो पुस्तक को खोलने का एक टूल है। लेकिन मैं उनसे, मतलब मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये बिल्कुल सच बात है कि वो टूल है, लेकिन वो टूल किसके हाथ में होना चाहिए? अगर वो गजलकार नहीं है, वो गजल के मीटर बहर को नहीं जानता है, बंदर के हाथ में उस तरह नहीं दिया जा सकता। अगर वो जानता है उसको खोलना, तभी वो खोल सकता है। तो समीक्षक को छंद का अगर ज्ञान नहीं है, तो वो किसी पुस्तक, किसी गीत की पुस्तक का अगर वो करने बैठे, तो पहले तो समीक्षक को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। पहले समीक्षक अपने आप को अपडेट करे। हम इतने आदरणीय अरुण जी ने, आच्छा जी ने इतने पुराने उदाहरण दिए, हमने आलोचना के इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, तो हमने कहीं देखा कि वो अपने मानक से कहीं नीचे नहीं आए, मानक स्तर से। तो समीक्षक को भी अपने आप को उस तरह से तैयार, ऐसा नहीं है कि अच्छा मेरी किताब आ गई है, आज तू इसकी समीक्षा कर दे, कल तेरी आएगी मैं कर दूंगा, ये नहीं चलेगा। ये जैसे अरुण जी ने भी कहा कि ये जो चल रहा है, इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा है कि एक फिक्स हो गया है, बस 4 लाइनें निकालना, उदाहरण देना, फिर 4 लाइनें लिखना है, फिर उदाहरण देना, हो गई समीक्षा। ये समीक्षा नहीं है। समीक्षक को भी अपने आप को उतना ही अध्ययनशील बनाना होगा, उतना ही परिपक्व बनाना होगा, उतना हकदार हो, उतना अधिकारी हो किसी पुस्तक पर बात करने का। और एक बात और आच्छा जी ने कही कि पुस्तक पर निर्णायक बात जो है वो समीक्षक को नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से निर्णायक बात नहीं करना चाहिए, लेकिन पुस्तक से गुजरते समय यदि उसके मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वो विचार को लेकर हो, शिल्प को लेकर हो, भाव को लेकर हो, कथा कौशल को लेकर हो, उसकी जितनी जो भी कथा यात्रा है या जो भी शिल्प की यात्रा है, उस पर लेकर यदि कोई प्रश्न आ रहा है, इवन मैं कहती हूँ कि विचार को लेकर भी है, तो वो प्रश्न उठाने का अधिकार समीक्षक को है और वो उसको उठाना चाहिए। बहुत धन्यवाद साधना जी, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और हमारा जो कार्यक्रम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुका है, क्योंकि हमारे साथ विशाल पांचोली जी हांगकांग से जुड़े हुए हैं। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आदर्श त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार, बहुत बहुत अभिनंदन। और उन्होंने लिखा है सारगर्भित चर्चा, तो विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। सभी इस चर्चा से बेहद संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा सर, जो मेरा प्रश्न था, मैं चाहूंगी जल्दी से आप उसका उत्तर दें, क्योंकि समय पार चला गया है, और छोटा छोटा संदेश आप जरूर तैयार रखें जी। माइक म्यूट है सर आपका। अनम्यूट कर रखा है। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, आपका एक सवाल एक लाइन में वापस कर दीजिए। सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो समीक्षा की हम बात कर रहे हैं, पुस्तक की समीक्षा बेहद जरूरी है, क्योंकि हम पाठक को समीक्षा के माध्यम से उस पुस्तक तक पहुंचने का एक रास्ता बना रहे हैं। क्योंकि हमारी जैसी समीक्षा होगी, उस हिसाब से पुस्तक को पढ़ने की लालसा पाठक के अंदर पैदा होगी। तो मेरा ये प्रश्न है, तमाम सुधियों का प्रश्न है मुझे लगता है, क्योंकि चर्चा में वो लगातार बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं सबके माइंड में, सबके दिमाग में, मस्तिष्क में एक बात चल रही है कि हम अगर पुस्तक पर पुस्तक की, किसी भी पुस्तक की समीक्षा करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लेखक आ चुके हैं। अरुण सर बहुत ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। अच्छा सर, तो मेरा प्रश्न ये था कि जो पुस्तक है, आलोचनात्मक समीक्षा यदि आप उसके ऊपर करते हैं, तो क्या जो लेखक है उसे अपने आप को तैयार करना चाहिए कुछ भी सुनने के लिए, कि जो सटीक समीक्षक होगा, जो उस जैसे कि साधना जी ने कहा, विधा के ज्ञाता से समीक्षा करवाएं। अगर गजल की किताब है तो गजलकार से, आप जो गजल के ज्यादा जानकार हैं उनसे करवाएं। गीत की अगर पुस्तक है तो गीतकार से करवाएं। उसी तरह व्यंग पुस्तक है तो व्यंगकार, जैसे आप जैसे महान वक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, आप में से किसी से भी करवाएं। तो दोनों बातों के लिए जो लेखक है वो तैयार रहे, या तो प्रशंसा के लिए या आलोचना के लिए, तो बेहतर होगा, ताकि वो आने वाली जो उनकी लेखनी है वो उसको सुधार पाए।
तो इसके बारे में आप मैं बात करना चाहूंगा। पहले आपने कहा सेंसर बोर्ड का, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सेंसर बोर्ड को भी सेंसर किया जा सकता है। जो आवश्यक नहीं है कि सेंसर बोर्ड ने कह दिया। उन फिल्मों में कितना विवाद होता है जो सेंसर बोर्ड स्वीकृत करती है, अस्वीकृत करती है, और वो कोर्ट तक जाते हैं। तो मैं बात कहना चाहूंगा कि लेखक ने अपना कह दिया, समीक्षक को अपना कह दिया, अंतिम तो वो पाठक है, उसे स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि निर्णय तो यही है कि लेखक पाठक तक जाना चाहता है, आलोचक मध्य में है, और कभी कभी वो नहीं भी होता है, पाठक उसे ग्रहण कर लेता है। मैं अरुण जी की बातों से इसलिए सहमत हूं, और वो इसलिए कि मैंने यही किया है। मेरी समीक्षा की पहली किताब जो अजय द्विवेदी पे आई वो ये थी कि कृति की सामर्थ्य ही आलोचना के नए मानदंड करवाने में सक्षम होती है। ये मेरा पहला वाक्य है, और इसलिए कि हर रचना जो पूर्व काल का, पूर्व के शिल्प का अतिक्रमण करती है, वो रचना होती है। अगर वो वैचारिक अतिक्रमण नहीं है, अगर वो भाषा का अतिक्रमण नहीं है, कोई नई बात नहीं कही गई है, पुराने से शिल्प से लिया है, तो आप जानते हैं साकेत तो फिर वो रिटायर्ड महाकाव्य होता, उसमें मंगलाचरण तो है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि उन पुराने मानदंडों से नहीं, उसमें अतिक्रांत करने का, एनक्रोचमेंट करने का कितनी ताकत है, और वो एनक्रोचमेंट अगर शिल्प की दृष्टि से नजर आता है, जिससे अज्ञेय नजर आता है। अब मानदंड अलग अलग हो सकते हैं। प्रेमचंद को पढ़ने वाले ये कहते हैं कि सर्वदता जो प्रेमचंद की हर वर्ग के प्रति है वो हमारा मानदंड है, और अज्ञेय के लिए कहते हैं कि उनमें जो प्रतिभा का उन्मेष कला के प्रति है वो हमारा मानदंड है। प्रेम अज्ञेय के लिए प्रतिभा मानते हैं और प्रेमचंद के लिए सर्वदता मानते हैं। अब इनमें सवाल यह है कि प्रेमचंद जो पहुंचाना चाहते हैं, अज्ञेय जो पहुंचाना चाहते हैं, वो पाठक तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, और वो युगांतर लाता है या नहीं लाता। मैं युगांतर को बहुत महत्व देता हूं, मैं भावांतर को बहुत महत्व देता हूं। जो रचना पाठक में भावांतर न ला सके, जो रचना युगांतर न ला सके, जो भाषा में परिष्कार या नया नहीं ला सके, वैचारिक उन्मेष सामाजिक सरोकार के अनुरूप नहीं कर सकते, उन रचनाएं अपने आप खो जाती हैं। इसीलिए आपने देखा कई सारे उपन्यास खो गए। अब कई बार यह होता है कि जानबूझ के जो गुरुत्ववाद होता है, मैं जरूर कहना चाहता हूं उनसे मेरा वास्ता नहीं है, क्योंकि मैंने 2 पुस्तकें कम से कम लिखी हैं। 3 पुस्तकों की बात करना, सृजनात्मक भाषा और आलोचना। मेरा मुख्य लक्ष्य कृति है और कृति की भाषा है। उसमें जो सामाजिक सरोकार आएंगे तो उनकी बात करूंगा। मैं केवल आभ्यंतर आलोचना की बात नहीं करता, सामाजिक मूल्यों की बात भी करता हूं, पर कृति की भाषा और उसकी रचना के माध्यम से। मैंने सृजन का अंतरपाठ और ये समीक्षा कृति की राह से, आप देखिए कृति की राह से ही गुजर करके बात की है, मैंने अवान्तर बात नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने विचारधाराओं से मेरा परिचय नहीं है, बहुत गहरा परिचय है। भगवत शरण जी उपाध्याय की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। उनका उपन्यास आया कालिदास, देहरादून से छपा, और उज्जैन के ग्रांड होटल में मैं असल में समीक्षा लाना तो भूल गया था, उसके नोट्स आ गए थे, तो मुझे 40 घंटे तक बोलना पड़ा भगवत शरण जी उपाध्याय के सामने। भगवत शरण जी उपाध्याय उस समय राजदूत का ऑफर आ चुका था और वो स्वीकृति हो गई थी। समीक्षा सुनने के बाद उसकी आलोचना भी अच्छे से की है। मतलब उन्होंने कहा आज अच्छा जी ने मेरे उपन्यास कालिदास की बहुत तरजीह दी है और बड़ी गहराई से आलोचना की है। तो वो मुझे घर ले जा गए। मैंने कहा सर मैं उज्जैन बड़नगर जाना। बोला नहीं, मेरे घर चाय पी करके जाएंगे। मेरा मतलब ये था कि कालिदास के अच्छे जानकार होने के बाद भी कालिदास का प्रेम कैसा था, और ये कथा जो ली जाती है उस कथा में जो उन्होंने जोड़ा, उस पर मेरी आपत्तियां उनके सामने ही दर्ज हुई और उन्होंने स्वीकार किया। ये एक बड़ी बात होती है कि हम किस प्रकार से लेखक के सामने उसकी बात कहते हैं। इसका मतलब आलोचक में भी वो हिम्मत है कि वो सही बात कह सके, और लेखक में भी हिम्मत है कि उन बातों को स्वीकार कर सके, वो कहाँ उसने गच्चा खाया है और कहाँ उसने कमियां देखी है। तो ये आलोचना का मेरा पक्ष रहा है। जी, बहुत 70 समीक्षाएं लिखी हैं कृति की राह से। एक जो नई आई है और सृजन का अंतरपाठ, उसमें 70 समीक्षाएं कनुप्रिया से मकर शास्त्र राहुल सांकृत्य को लेकर के नए कथाकारों तक। तो मेरा ये तात्पर्य था कि रचना में क्या उन्मेष है, उस उन्मेष का स्वीकार
आलोचक को और लेखक को दोनों करना चाहिए, और कितनी कमजोरियां हैं वो साफ साफ गिनाना चाहिए। ये प्रशंसाएं और ये ना ये रद्दी में बिक जाएंगी, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई अवेयरता नहीं है। पर एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, अरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही। निराला की तोड़ती पत्थर कविता का विश्लेषण स्वयं निराला जी को करना पड़ा। उन्होंने कहा ये 3 बार रिपीट हुआ ना, वह तोड़ती पत्थर, एक बार तो इलाहाबाद का पत्थर है, एक बार अट्टालिका का पत्थर है, और तीसरी बार वो जो पत्थर दिल करके उसका दिली पत्थर हो गया है। आप देखिए इन तीनों का विश्लेषण करते करते वो उस मजदूर के अंतरपाठ, भीतर का अंतरपाठ कैसे करते हैं उनको समझानी पड़ी। मैं रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी कहना चाहूंगा, छायावाद को लेकर के रामचंद्र शुक्ल सही टिप्पणी नहीं कर पाए और इसीलिए उनकी आलोचना होती है, इसीलिए होती है। और यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान शुक्ल जी के पहले का है। 2 बातें उन्होंने कही थी कि हिंदी आलोचना को टीका पद्धति से जो संस्कृत की निकालना होगा, और उन्होंने उस टीका पद्धति से आलोचना को निकाल करके आया, रामचंद्र शुक्ल के लिए भी एक आधार बना। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब तक जीवन का उन्मेष नहीं होगा, इसीलिए किसान और मजदूरों जो मिट्टी में सने रहते हैं और पसीने में सड़ते हैं, वहां तक साहित्य को जाना होगा। ये केवल रंगीन टोपियों वाला लोगों का साहित्य नहीं हो सकता। तो ये दृष्टियां हैं जो आलोचना देती है और युग को बदल देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय, और आपके वक्तव्य में आपका संदेश हमें मिल चुका है। और अरुण सर से मैं चाहूंगी कि छोटा सा आप संदेश दें। साधना जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगी? और कुछ संदेश हम तक पहुंचे हैं, मैं चाहती हूं मैं पढ़ के सुनाऊं आपको। सही है साधना जी, समीक्षा को विधा का शिल्प, समीक्षक को विधा के शिल्प का ज्ञान होना अति आवश्यक है। और पिलकेंद्र सर ने लिखा है कि अद्भुत और गौरवपूर्ण जिन्होंने दिनकर जी की कृति उर्वशी की समीक्षा की, उनकी कृति कालिदास की आशा जी ने की है। तो बहुत बहुत आपको अभिनंदन है इसके लिए। और एक प्रश्न और रह गया है, मैं सोच रही हूँ कि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, प्रश्न कभी और ले लेंगे, लेकिन अरुण सर अगर उस प्रश्न को हम ले लें थोड़े से समय में, बिल्कुल संक्षिप्त आपको बोलेंगे उत्तर करने के लिए, कि अगर हम पुस्तक की समीक्षा कराना चाहें तो समीक्षा कहाँ तलाश करें? बढ़िया समीक्षा क्या आपके पास आए? नहीं, समीक्षक तलाशने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, हमारी परंपरा में लोक सबसे बड़ी चीज होती है। लोक में अगर आपकी प्रतिष्ठा नहीं है तो आप काल के प्रवाह में बह जाएंगे, और कोई समीक्षक ऐसा नहीं होगा जो कि लोक में, जिसे आज आप समाज कहते हैं, हमारी परंपरा में उसे लोक कहा जाता था। कृष्णा सोबती बहुत अच्छी बात कहती हैं, लोक की प्रतिष्ठा में ही लेखक का गणतंत्र है। और साहित्य जो है, हमारे पूरे इतिहास यात्रा में साहित्य ही हमारा स्थायी जनतंत्र और लोकतंत्र है। और उसके लिए किसी सेंसर बोर्ड की जरूरत ना साहित्य को है ना समीक्षा को है। अगर उसको बांधेंगे बंधन में बांधेंगे तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर, तो साहित्य ही वो अकेली शक्ति है जो सेंसरशिप और सत्ता के खिलाफत की सबसे बुलंद आवाज होती है। प्रतिरोध की सबसे बुलंद आवाज अगर कहीं मिलेगी आपको तो वो साहित्य में मिलेगी। इसीलिए साहित्य मनुष्य का स्थायी लोकतंत्र है। उसे किसी बंधन से, किसी सेंसरशिप से जितना आप मुक्त रखेंगे उतना वो उन्मुक्त होगा। और समीक्षा भी याद रखें आप, कई बार ऐसा हुआ है, मल्लनाथ का मैंने जिक्र किया है, या निराला को लेकर रामविलास शर्मा को, या प्रेमचंद को लेकर भी रामविलास शर्मा को ले, या कबीर को लेकर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद करें, तो ये समीक्षक और इनकी समीक्षाएं भी साहित्य के तोरण द्वार से कम नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। और उसमें भी मनुष्य की प्रतिष्ठा ही, हम कितने बेहतर मनुष्य बन सकते हैं और हम अपनी रचना में कितने बेहतर मनुष्य बनाने की गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, यही साहित्य की सबसे बड़ी ताकत है। जिसे पुराने जमाने में कहा जाता था कि साहित्य में तो सत्यम शिवम और सुंदरम होना चाहिए। उस सत्यम शिवम सुंदरम से आप
इनकार नहीं कर सकते। भगवत शरण उपाध्याय जी का जिक्र किया तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भगवत शरण उपाध्याय कहते थे, अज्ञे के पत्र मैंने छापे हैं तद्भव में अभी 4-8 साल पहले, तो एक पत्र में उन्होंने लिखा कि आपकी विचार से और आपके कंटेंट से मेरा विरोध है। उन्होंने बहुत बढ़िया समीक्षा की है नदी के द्वीप की, और उसमें अंत में लिखा, वो समीक्षा को लेकर क्लोज करते हैं जब वो, तो कहते हैं ये किताब ऐसी है जैसे पके फल में कीड़े। कि आपके विचार का, आपके कंटेंट का मैं विरोधी हूं, लेकिन आपका जो शिल्प है, आपका जो कौशल है, आपकी किताब बाजार से जाकर खरीद कर मैं पढ़ता हूँ। क्या बात वो है पत्र में भगवत शरण जी ने लिखा है। तो समीक्षा का अपना बहुत बड़ा मूल्य है, और निश्चित जैसे मैंने कहा कि आज तो वो सृजनात्मक साहित्य का दर्जा पा चुकी है, लेकिन हर समीक्षा नहीं, वो बहुत काल की यात्रा में बहुत कम ऐसी सृजन धर्मी ऐसी समीक्षाएं होती हैं जो अपना एक मुकाम और निशान बनाती हैं या समय के रास्तों पर पदचिन्ह छोड़ती हैं। मैं हिंदी साहित्य संस्थान का वैभवी जी और आप सभी जितने साथ में जुड़े हुए हैं श्रोता, उन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मानता हूं। मुझे कुछ अपनी बातें रखने का मौका मिला, और मेरे अजीज, उनके बहुत लंबे अरसे के बाद दीदार हुए BL आच्छा जी के, वो भी बहुत बड़ी खुशी का मेरे लिए मौका है। जिस समीक्षा की आपने चर्चा की, आच्छा जी उस समय में था नहीं उज्जैन में, मैं सरकारी कॉलेज में सीहोर में था उस जमाने में। और भगवत शरण उपाध्याय ने जब PhD मेरी करने का कोई इरादा नहीं था, मैं कई साल, मेरे वो 3 बार मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे आज भी वो फाइल में मेरे पास है। भगवत शरण उपाध्याय ने अपने हाथों से वो जो पूरी अनुक्रमणिका और शोध की रूपरेखा है अपने हाथों से मॉरिशस जाने से पहले उन्होंने बनाकर मुझे दी। वो आज भी मेरे पास रखी है। अपनी बातें रखने के लिए, और हमारे साथ आज बेहतरीन वक्ता के रूप में आप सभी की उपस्थिति बहुत ही हमारे लिए सराहनीय है, और बहुत ही हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत की और इतना सुंदर संदेश आप सभी का मिला है वक्तव्य के माध्यम से। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक श्रोता जुड़े हुए हैं, बहुत सारे उनके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। आप सभी वक्ताओं का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा हो गया है। सुंदर वक्तव्य के साथ आपने पुस्तक की समीक्षा के महत्व के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को जो विशेष जानकारी दी है, उस विशेष जानकारी के लिए हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। पटल के उस पार महान श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी लगातार बने हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर संदेश उनके आए हैं। और हमारे साथ दिलराम भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ यास्मीन मोमिल जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन। जगनारायण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, मोनिता सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। हमारी परिचर्चा को इतनी देर तक सुनने के लिए 1 घंटे से पार का समय चला गया है, बावजूद उसके आप सबकी उपस्थिति बताती है कि हम जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम सार्थक काम कर रहे हैं। आप सभी का विशेष धन्यवाद दीजिए। जी जी, हम सभी की ओर से धन्यवाद दीजिए सारे श्रोताओं को उनकी उपस्थिति। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब आपने कह दिया, सारे श्रोताओं ने सुन लिया। डॉक्टर अरुण वर्मा, BL आच्छा जी और डॉक्टर साधना बलवटे जी की ओर से विशेष आभार आप सभी को सुनने के लिए और इतनी देर तक धैर्य धारण करने के लिए। जब भी आप किसी परिचर्चा में शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी जो कोशिश है कि कुछ ना कुछ विशेष आप तक पहुंचा सके। आज की कड़ी यही समाप्त होती है। अगली बार नई परिचर्चा के साथ, नए विषय और नए वक्ताओं के साथ फिर रूबरू होंगी। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। नमस्कार।